हाय, वेलकम टू आ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है। स्क्रीन के ऊपर आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाई देगा। यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है कंप्यूटर और एक जगह लिखा हुआ है प्रोग्रामर, क्योंकि सारी जंग इन्हीं के बीच में। अभी तक हम यही पढ़ते आए हैं कि ह्यूमन बीइंग की एक लैंग्वेज है। नंबर सिस्टम में भी हमने ये देखा कि ह्यूमंस को जो पढ़ाया गया है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। लेकिन जो कंप्यूटर को समझ आता है वो क्या है, वो हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरीके से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है डैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, और प्रोग्रामर की जो लैंग्वेज होती है या ह्यूमन बीइंग की जो लैंग्वेज होती है डैट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इनके बीच में एक चीज़ और आ जाती है डैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसने काफ़ी हद तक चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आज इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसको हम लो लेवल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, या फिर कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर की थोड़ी सी बातें करते हैं। हमको पता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसकी एक जो लैंग्वेज होती है डैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ साथ लिखता जाऊँगा। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। 1010 जो लिखा हुआ है डैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक और कोड लिख दूँ कुछ इस तरीके का, या फिर इसके नीचे एक और कोड लिख दूँ इस तरीके का, अब इनका मतलब क्या है, ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन हो गई, ये मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन हो गई, ये मेरी तीसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। और ये तीनों की तीनों इंस्ट्रक्शन मैंने कहाँ पर लिखी है, ये मैंने एक प्रोग्राम के अंदर लिखी होगी, ठीक है। ये मैंने तीनों इंस्ट्रक्शन लिखी है किसी प्रोग्राम के अंदर, और ये कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ आ जाएगी क्योंकि ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो ये जो भी है इसको हम क्या बोलते हैं, 101 की फॉर्म में जो भी है हम इसको बोलते हैं बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज, या फिर हम इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। आपको याद रखना है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज की बात करें या मशीन लैंग्वेज की बात करें तो हमको यही बोलना है कि ये दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मशीन लैंग्वेज। और ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, ये जो हमको समझ नहीं आ रहा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 1010101 का मतलब क्या है, तो शायद आप इसको कन्वर्ट करने बैठ जाओगे, ठीक है। तब आपको एक नंबर निकल के आएगा डेसिमल नंबर, आप डेसिमल नंबर को जाके देखोगे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। तब कहीं जाके हो सकता है कि आप बता पाओ, हो सकता है कि आप नहीं भी बता पाओ। तो ये इतनी डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं, हम इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि लो का मतलब क्या होता है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आपकी जो एजुकेशन है ना उसका स्टैंडर्ड बड़ा लो है, इसका मतलब क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हमको समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है, ये हमको समझ नहीं आ रही, समझ गए। तो ये इससे याद रख सकते हो आप थोड़ा सा कि आपकी जो एजुकेशन है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा लो है। अगर स्टैंडर्ड हाई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ आ रही है चीज़ें, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाई लेवल लैंग्वेज बोल देंगे। तो हमें इतना समझ आ गया कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है या फिर लो लेवल लैंग्वेज है। अब थोड़ा इधर चलते हैं, प्रोग्रामर की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामर की जो लैंग्वेज है ना, वो कौन सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामर की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, ये क्या क्या हो सकती है, ये नेचुरल लैंग्वेज हमारी हो सकती है हिंदी भी हो सकती है, ये हमारी इंग्लिश भी हो सकती है, ये हमारी तमिल भी हो सकती है, ये हमारी तेलुगु भी हो सकती है, ये हमारी गुजराती भी हो सकती है, काफ़ी सारी एन नंबर्स ऑफ लैंग्वेजेस हो सकती है। अब बात आती है कि मुझे कोई प्रोसीजर पता है, मैंने कहीं से कोई प्रोसीजर सीखा है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। अब वही सारे प्रोसीजर मुझे कंप्यूटर को सिखाने हैं और इसकी लैंग्वेज में सिखाने हैं। तो मान लीजिए मेरे पास एक ये प्रोसीजर है, यहाँ पर मैंने लिखा ये एक प्रोसीजर है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एवरेज निकालता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं जब हम एवरेज निकालने की बात करें।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेप 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टेप 2 लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ और अगर एवरेज की जगह होता तो वहाँ पर जैसे हमने शॉर्टिंग देखा था, तो शॉर्टिंग में मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, तो स्टेप 3 4 5 6 ऐसे करके हो सकते हैं। और ये जो स्टेप्स है इनको ही मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरी हो गई इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन हो गई, ये मेरी सेकंड इंस्ट्रक्शन हो गई, ये मेरी थर्ड इंस्ट्रक्शन हो गई। एक प्रोग्राम के अंदर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिए। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन हमको देने किसको है, कंप्यूटर को देने हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया कि पहले ये चीज़ करनी है, सेकंड ये चीज़ करनी है, थर्ड चीज़ ये करनी है, तो हमको एवरेज निकल के आ जाएगा। ये मुझे आता है क्योंकि मेरे टीचर्स से सिखा दिया। ये मैंने मेरे दोस्त से पूछा, मेरे दोस्त ने भी इसका आंसर बता दिया। अब मैं इसी चीज़ को सिखाना चाहता हूँ, किसको, कंप्यूटर को सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसी एवरेज जो मैंने लिखा है स्टेप 1 में मैंने लिखा है ऐड ऑल नंबर्स, इसी तरीके से लिखा है इंग्लिश में जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐड ऑल नंबर्स, और उसके बाद स्टेप 2 में लिख लिया नाउ डिवाइड सम बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसी चीज़ को लेके, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है, इसी चीज़ को लेके मैं किसके पास गया, इसको मैं लेके गया यहाँ कंप्यूटर के पास। मैंने कहा ये प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें मैं कोई भी नंबर डालूँ। अब क्या है कि नंबर हर बार चेंज होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि ये पूरा प्रोसीजर है, ये समझ लो। ठीक है, और अब तुम्हें क्या करना है कि मैं कोई भी नंबर दूंगा। सपोज करो मैंने पहली बारी में क्या दे दिया, मैंने दे दिया 2 4 5 6 7, इसका एवरेज निकाल के दे दो। दूसरी बार में मैंने क्या दे दिया 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकाल के दे दो। तीसरी बार में मैंने दे दिया 10 20 30 40, इसका एवरेज निकाल के दे दो। तो कंप्यूटर को एक बार प्रोसीजर बता दे बस, उसके बाद वो नंबर्स लेगा और नंबर्स पे ऑपरेशन कैलकुलेट करके हमको दे देगा आंसर। इसने हमें मना कर दिया, इसने हमसे बोला नहीं, क्योंकि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे हिंदी में क्यों नहीं लिखा, तेलुगु में, इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो हमने उसको सेलेक्ट कर लिया कि चलो हम उसमें लिख देते हैं। ठीक है, ताकि सब लोगों के, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको अक्रॉस द वर्ल्ड प्रोग्रामर्स देखने को मिलेंगे ना, तो सबकी एक इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो जाएगी। तो हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी, हमने इसको दिखाया, इसको समझ नहीं आया। ठीक है, अब बीच में क्या आया, फिर हमको तो ये है ना कि हम 101 तो सीख नहीं सकते, तो बीच में हमारे पास क्या आई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो जो प्रोग्रामर है वहाँ पे क्या आया, प्रोग्रामर, यहाँ पे आई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही एक चीज़ और होती है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेंबली लैंग्वेज। अब थोड़ा सा इतिहास बताते हैं इसका कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम हो गया कि यहाँ पर हमारा प्रोग्रामर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, फिर यहाँ पर हमारी असेंबली लैंग्वेजेस है, और फिर यहाँ पर हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि अर्ली फेज था, इनिशियल फेज था, उस टाइम पे जब कंप्यूटर्स आना चालू हुए थे, तो कुछ लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर्स बनाया लेबोरेटरी में। अब उनको पता था, उनको मशीन कोड आता था जिन्होंने बनाया है कि हमको कंप्यूटर से कैसे काम कराना है, तो वो किसी भी चीज़ का प्रोसीजर लिख सकते थे। जैसे उनको एवरेज का प्रोसीजर आता है, तो उन्होंने वो एवरेज वाला प्रोसीजर किस में लिख दिया, ऐसी लैंग्वेज में लिख दिया, मशीन कोड में। अब मान लो सपोज हाइपोथेटिकली उनकी टीम होगी 10 बंदों की, 20 बंदों की। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, तो अब क्या है कि क्योंकि कुछ ही लोगों को आता है, ना तो हम ज़्यादा नंबर्स में सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, ना ज़्यादा नंबर्स में हम समझा सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी हूँ, अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ, तो इंडिया में बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं हर साल, तो उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो इतने सारे लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो वो कोड कर सकते हैं, कंप्यूटर को समझा सकते हैं चीज़। लेकिन अर्ली फेज़ में क्या था, वो 10-20 बंदे जिन्होंने बनाई थी उनको आता था हाइपोथेटिकली, क्योंकि मशीन कोड था। तो उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि यार अगर हम 15-20 लोग ही करेंगे तो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस बन पाएंगी, ना हम कंप्यूटर को समझा पाएंगे। तो क्या करें फिर, एक काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं मशीन कोड। भाई बुलाया सबको, बिठाया, तो 50 लोगों को बिठाया, 50 में से एक को भी समझ नहीं आई मशीन लैंग्वेज। तो आप समझ रहे हो कितनी डिफ़िकल्ट है ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा आसान करा इस चीज़ को। उन्होंने सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज थी,
इस मशीन लैंग्वेज के बाद वो क्या लेके आए, इस मशीन लैंग्वेज के बाद वो लेके आए, जब जब दाल नहीं गली कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है किसी को क्या करें, तो वो फिर लेके आए असेंबली लैंग्वेज। यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज लेके आए। अब ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में थोड़ी सी आसान होती है, ठीक है। थोड़ी सी आसान का मतलब बहुत थोड़ी आसान, यानी कि अगर मैं फिर से 50 लोगों को बुलाऊं और मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें से कितने लोगों को समझ आएगी, एक को समझ आएगी, ठीक है। ये जो लोग मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है, उनको ये पता था, उनको आती थी ये असेंबली लैंग्वेज, फिर भी हमारा सॉल्यूशन तो निकला नहीं। अब देखो आप एक पैटर्न पकड़ पाओगे, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके बताता हूँ कि पहले जब पंखे नहीं हुआ करते थे तब क्या होता था। जैसे मुझे अगर गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूँगा, पेड़ की छाँव में बैठ गया। अब किसी दिन हवा नहीं चली तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने बैठ गए कि क्या करें, तो हमने क्या करा भाई, हाथ वाला पंखा निकाल लिया, ठीक है। हाथ वाले पंखे से हाथ दुखने लगा, फिर हमने सोचा कि यार क्या करें, तो हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया, हमने सीलिंग फैंस लेकर आ गए। लेकिन गर्मी जैसे ज़्यादा बढ़ती गई तो सीलिंग फ़ैन ने भी काम करना बंद कर दिया, फिर हम क्या लेके आ गए, फिर हम कूलर लेके आ गए। कूलर ने भी क्या है कि ज़्यादा गर्मी में काम नहीं किया, फिर हम अभी किस चीज़ पे हैं, हम एसी पे आ गए। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो भी है डेवलपमेंट होता है, ऐसे नहीं होता कि एक दिन में चीज़ें हो गई। प्रॉब्लम आती है कुछ, उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उस सॉल्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं, फिर दूसरा सॉल्यूशन आता है, फिर उसमें अमेंडमेंट होते हैं, फिर तीसरा सॉल्यूशन आता है। तो ये सारी चीज़ें चलती है। इसी तरीके से अगर मैं मशीन लैंग्वेज की बात करूँ तो स्टार्टिंग में जब मशीन लैंग्वेज आई नहीं आ रही थी लोगों को समझ, तो फिर क्या सॉल्यूशन निकला कि चलो असेंबली लैंग्वेज लेके आ जाते हैं। जब असेंबली लैंग्वेज भी समझ नहीं आई तो फिर वो लोग क्या लेके आए, असेंबली लैंग्वेज के बाद लेके आए हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अभी हमने क्या बात की थी, ये लो लेवल लैंग्वेज का मतलब कैसे समझा था कि आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड लो है, तो हमें समझ नहीं आ रही। हाई लेवल का मतलब क्या है कि आपके एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई है, ये याद रखने के लिए है खाली, तो हमको समझ आ रही है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जब आई मार्केट के अंदर तो फिर पता चला कि यार ये लैंग्वेजेस तो कुछ कुछ हमारी जैसी है, जैसी इंग्लिश में हम जैसे चीज़ें लिखते हैं वैसी है। तो यानी कि प्रोग्रामर के लिए तो ये बहुत आसान चीज़ें हो गई कि अब किसी को भी कोड अगर लिखना है तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज तो आती है, इंग्लिश में लिखना तो आता है। अब वो क्या करेगा, बस थोड़ा सा, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस थी ये पूरी की पूरी इंग्लिश थी, नहीं, इनको बोला जाता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का मतलब है कंप्लीटली इंग्लिश वाली नहीं है ये, यानी कि ना तो कंप्लीटली मशीन में लिखी गई है ना कंप्लीटली इंग्लिश में लिखी गई है, उसके बीच का कहीं पे कुछ लिखा गया है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ जो लास्ट बार भी लिखी थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हैश इंक्लूड और stdio.h। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये तो इंग्लिश में नहीं लिखा, ये तो सिंबल है, इसके बाद ये चीज़ है, ठीक है, उसके बाद ये भी इंग्लिश में नहीं लिखा, तो यानी कि कंप्लीटली इंग्लिश में नहीं लिख रहे। अब जैसे डॉट एच लगा दिया तो डॉट एच का इंग्लिश में एज सच तो कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पर ना तो ये कंप्लीटली इंग्लिश में है ना ये कंप्लीटली मशीन कोड में है 101 में। तो हमको ये समझ आया कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है ये। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस जब मार्केट में आ गई, इनको ही हाई लेवल लैंग्वेजेस को ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। मैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। तो मेरे को ये समझ आया, सबसे पहले एक प्रोग्रामर था, ठीक है, उसने क्या है, अब वही चीज़ लगा लो कि असेंबली लैंग्वेज कुछ लोगों को समझ आई। अब ये असेंबली लैंग्वेज को भी क्या किया जाता था, कन्वर्ट किया जाता था मशीन कोड में, क्योंकि इसको तो मशीन कोड ही समझ आता है कंप्यूटर को। अगर इसको हम हटा दें तो फिर बीच में क्या रह जाता है, एक प्रोग्रामर रह जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रह जाती है और ये कंप्यूटर रह जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सी लैंग्वेज हो गई, C++ लैंग्वेज हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, पाइथन हो गया हमारा, इसके अलावा PHP हो गया हमारा, विजुअल बेसिक्स हो गया हमारा, और हमारा हो गया C शार्प एक लैंग्वेज हो गई हमारी। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। अब इसमें से आपने किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा। अब जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इनको समझना आसान है, बस इनका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग होगा। सिंटैक्स का मतलब ये होता है लिखने का तरीका। जैसे अगर मैं यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h लिख रहा हूँ, तो सपोज़ करो किसी लैंग्वेज में मैं
ये एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स। आगे हम समझेंगे सिंटैक्स क्या चीज़ होती है। अभी के लिए क्या समझना है, अभी के लिए समझना है कि ये जितनी भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये प्रोग्रामर है, ये इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सीखेगा, उसमें कोड लिखेगा, यानी कि ये वाला प्रोसीजर उसमें लिखेगा, उसके बाद वो किसको दे देगा, वो कंप्यूटर को दे देगा। क्या कंप्यूटर को फिर भी समझ आएगा? नहीं, क्योंकि बीच में कौन है, बीच में है हमारा कंपाइलर, क्योंकि नहीं आती इसको समझ। कंपाइलर या इंटरप्रेटर हम कह सकते हैं बीच में जो है हमारा। अब क्या होगा, सी लैंग्वेज के अंदर मैंने एक प्रोसीजर लिख दिया, हमको समझ आ रहा है कि ये प्रोसीजर का क्या मतलब है। उस प्रोसीजर को हम लेके गए किसके पास, कंपाइलर के पास। कंपाइलर ने वो क्या करा, कंपाइलर ने वो ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट किस में कर दिया, मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद कंपाइलर ने वो किसको दे दिया, वो दे दिया कंप्यूटर को। और फिर कंप्यूटर को वो समझ आ गया, कंप्यूटर को समझ आ गया कि क्या प्रोसीजर हम उससे कराना चाहते हैं। समझ आया कैसे काम हो रहा है। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि असेंबली लैंग्वेज फिर अगर इतने डिफ़िकल्ट थी, बनाई गई, तो फिर इसका यूज़ कहाँ पर हुआ। कई बार आप देखोगे कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, तो बहुत सारी विंडोज़ की सपोर्टिंग फाइल्स होती है, वो उनको हम सिस्टम फाइल्स भी बोलते हैं। तो उन सिस्टम फाइल्स को बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी फाइल्स होती हैं उनको बनाने के लिए भी हम सिस्टम फाइल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं। तो मुझे ये समझ आया पूरा चीज़ क्या चल रहा है, कि एक हमारा प्रोग्रामर है, बीच में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, और जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी हमें समझ आया कि वो किस काम आती है, सिस्टम की जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको बनाने में हमारी काम आती है। अब बात आती है कि इसमें से कुछ लैंग्वेजेस जो हमारी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब कंपाइलर भी वही काम करता है जो इंटरप्रेटर काम करता है, यानी कि ट्रांसलेट करने वाला। हमने क्या बोला कि सी लैंग्वेज में मैंने एक प्रोसीजर लिखा है, उसको कंपाइलर ने क्या कर दिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया, और हमने किसको थमा दिया, हमने सीपीयू को थमा दिया कि भाई देखो ये इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोसीजर है, फटाफट इसको करके दे दो। इंटरप्रेटर भी सेम ही काम करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है। अगले लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे इन डेप्थ जाके कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है। अभी हमें क्या समझना है कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस है, क्या ये सारी कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस्ड होती हैं, या कुछ लैंग्वेजेस कंपाइलर बेस्ड होती हैं, कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर बेस्ड होती है, और कुछ लैंग्वेजेस हाइब्रिड भी होती है। तो इसमें से देखते हैं, जैसे सी लैंग्वेज हो गई हमारी, या फिर C++ लैंग्वेज हो गई हमारी, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कंपाइलर बेस्ड होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपाइलर बेस्ड, यानी कि इनमें से कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि कंपाइलर बेस्ड होती है, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। जैसे इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जो हमारी होती है वो होती है हमारी इंटरप्रेटर बेस्ड। तो ये हो गई इंटरप्रेटर बेस्ड। अब इनके बीच के डिफरेंस को हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का क्या डिफरेंस होता है, कौन फास्ट होता है, कौन स्लो होता है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये होती है इंटरप्रेटर बेस्ड। अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हाइब्रिड होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी जावा हो गई, या हमारी C# की जो लैंग्वेजेस होती है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, हाइब्रिड का मतलब हो गया कि भाई इनके अंदर कंपाइलर भी यूज़ होता है और इनके अंदर इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है। जबकि कुछ लैंग्वेजेस ऐसी थी जैसे C और C++ जिनके अंदर खाली कंपाइलर ही यूज़ हो रहा था। यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस थी जैसे जावास्क्रिप्ट हो गई जिसके अंदर खाली इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा था। तो मुझे अच्छे से समझ आया कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, या लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ये तीनों एक ही नाम होता है, ठीक है। इसके अलावा समझ आया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, कोड को लिखते हैं। उस कोड को हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से ट्रांसलेट कर देते हैं। और ये जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है ना, ये हमारा गूगल ट्रांसलेटर की तरह मान सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि उसको रीड करता है। जैसे ट्रांसलेटर करता है ना कि इंग्लिश में जो भी लिखा है आपको हिंदी में उसको ट्रांसलेट कराना है, तो वो पहले उसको पढ़ेगा, उसके बाद ट्रांसलेट करके आपको दे देगा। सेम यही चीज़ करता है कंपाइलर हमारा और इंटरप्रेटर, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोसीजर लिखा है उसको उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, कंप्यूटर को थमा देगा, और कंप्यूटर हमें आउटकम ला के दे देगा। बस इतना ही है, ठीक है।
तो अब आई होप आप कभी नहीं भूलोगे कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है। अगर डाउट आता भी है तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए, कोई डाउट वैसे तो नहीं आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।